हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 33। इससे पहले इस कहानी के 32 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। संध्या किचन से प्लेट लेकर आई और फिर उसने भी पराठा नील की प्लेट में रखते हुए कहा कि अब आप इसके पास रहोगे ना, तो आप अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि ये कितना बदतमीज़ है और कितना नहीं। इतना कहकर उसने भी शुभ के सिर पर एक हाथ मार दिया और फिर शुभ भी अपने ही मुंह में बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार क्या गलत कह दिया मैंने, सच ही तो कह रहा हूँ। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। संजय ने भी काफ़ी गुस्से में कहा कि मेरे हाथ के नीचे बैठा है तू और अभी भी बकवास ही कर रहा है मेरे सामने। एक और खींच कर दूंगा तेरे कान के नीचे, समझा तू, बदतमीज़ कहीं का। फिर उसने भी नील की तरफ देखा और कहा कि हाँ, कहाँ है माँ और पिताजी। तो नील बोलता है कि वो दोनों ही हरिद्वार चले गए हैं। संजय हैरानी से बोलता है कि मुझे बिना बताए चले गए, क्यों, जाना ज़रूरी था क्या। तो नील भी कुछ बोलता उससे पहले ही शुभ ने फिर से कहा कि आपको क्यों बताते, आप उन्हें लेकर हरिद्वार थोड़ी ना जाते, आप तो उनका ना घड़े में जाने का इंतजार कर रहे हो। ये सुनकर तो संजय ने फिर से शुभ को घूर कर देखा और फिर इस बार तो शुभ भी जल्दी से अपनी चेयर से उठकर 2 कदम पीछे हटकर फिर से बोलता है कि अरे, कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ, बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। दादी ही तो हमेशा कहती रहती हैं कि संजय उन्हें हरिद्वार लेकर कभी नहीं जाएगा, वो तो बस मेरे मरने का वेट कर रहा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। नील ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और संजय ने भी गुस्से में चिल्लाया, संध्या ये देख लो तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है मुझसे। संध्या भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में किचन से बाहर आती है और फिर उसने एक प्लेट टेबल पर गुस्से में रखी और फिर चिड़चिड़ाते हुए बोलती है कि मुझे क्या देख रहे हो आप लोग, मुझे क्या बता रहे हो आप ये सब कुछ। मैं तो पिछले 25 सालों से आपकी इस औलाद को देख रही हूँ और झेल रही हूँ। अब इन्हें देखने का वक्त आपका है, मेरा नहीं। अब ये बच्चों की तरह खड़ी खड़ी शिकायत मत किया करो मुझसे, मैं नहीं देखने वाली आपके बच्चों को। आपके बच्चे हैं, अपने तरीके से हैंडल करो आप। इतना कहकर संध्या तो फिर से किचन में चली गई और फिर संजय ने भी अपने बच्चों की तरफ घूर कर देखा और फिर इस बार शुभ की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि अगर मेरे सामने अब तूने ना जरा सी भी बकवास की ना, तो मुंह तोड़ दूंगा, वरना पिट जाएगा मेरे हाथ से। और तभी नील ने भी शुभ की तरफ देखा और अपने पास आने का इशारा किया। शुभ भी चुपचाप से नील के पास जाकर बैठ गया। एक नील ही था जो उसे बचा सकता था सबसे। तो नील ने भी धीरे से मगर गुस्से में थोड़ा सा कहा कि तो थोड़ी देर शांति से खाना नहीं खा सकता है क्या, चुपचाप से खाना खा ले। देख रहा है ना माँ को सुबह से कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर शुभ बोलता है कि यार तो गुस्सा तो इन्हीं की वजह से ही आ रहा है ना। इतना कहकर उसने भी एक हाथ संजय की तरफ धीरे से बढ़ा दिया। संजय बोलता है कि नील इसे बोल दे कि मेरे सामने बकवास नहीं चलेगी, इससे कम ही बकवास किया करे ये मेरे सामने। मेरे घर में रहना है तो फिर मेरे हिसाब से रहना होगा इसे। अगले ही पल संध्या भी एक चमचा लेकर बाहर आती है और फिर उसने भी संजय की तरफ चमचा दिखाते हुए कहा कि खबरदार, अगर मेरे किसी भी बच्चे को यहाँ से निकालने की कोशिश भी की आपने, ये मत समझना कि मेरे किसी बच्चे को घर से निकाल दोगे आप और फिर मैं ऐसे ही मुंह देखती रहूंगी। आप आराम से यहाँ पर रह सकते हो, मेरे साथ भी इन्होंने इतनी ही शैतानी की है, समझे आप। मैंने तो पुश्तैनी हवेली से नहीं निकाला था इन्हें, इसीलिए ये बच्चे कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे। इनकी ये बदमाशियां आपको इन्हीं आंखों से देखनी होगी हर रोज, समझे आप। अभी तो ये 2 ही हैं, जय और वीरू भी यहाँ पर आएंगे ना, तब पता चलेगा आपको। इतना कहकर संध्या भी फिर से किचन के अंदर चली जाती है और तभी रुद्र ने भी धीरे से पूछा कि माँ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं आज। तो संजय ने भी थोड़ा सा अपने कंधे उचकाकर कहा कि कल रात तो बिल्कुल ठीक थी, सुबह पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है इसे जो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है। रुद्र भी एकदम से खड़ा हुआ और फिर उसने भी अपने लैपटॉप का बैग उठाया जो उसी के बराबर वाली सीट पर रखा हुआ था। फिर वो भी सीधा किचन की तरफ गया और उसने भी अपनी माँ के पीछे से गले लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि माँ अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। संध्या ने भी हल्का सा पलटकर रुद्र की तरफ देखा और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोलती है कि जाओ लंच टाइम से कर लेना बेटा। रुद्र ने भी अपनी पलकें हल्की से झपकाई और बाहर आ जाता है। उसने फिर से नील की तरफ देखा और कहा कि चले या फिर अभी भी शुभ और पापा के बीच में ही ऐसे ही सुलह करानी रह जाएगी आपको। नील भी एकदम से
खड़ा हुआ और बोलता है कि ये तो पहला ही दिन है, पापा को पता चल जाएगा कि उनके 2 होनहार बेटों के साथ साथ 2 नालायक बेटे भी साथ में ही रहते हैं। ये सुनते ही निहाल और शुभ दोनों ही हैरानी से नील की तरफ देखने लगते हैं और अपने सिर को खुजाने लगते हैं। तो निहाल बोलता है कि अरे भैया, आप रुद्र भैया नालायक नहीं हो क्या? आप भी तो होनहार हो ना। ये सुनकर तो सबने हैरानी से निहाल की तरफ देखा तो रुद्र ने भी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कहा कि नील तू चल यार, इनसे बहस करने का वक्त नहीं है हमारे पास, इन्हें तो कुछ काम नहीं है सिवाय पंचायत करने के। इतना कहकर उसने भी हल्का सा निहाल की कमर पर जोर से हाथ मारा और फिर बाहर की तरफ जाने लगता है। पीछे पीछे नील भी उसके चल देता है और बोलता है कि 10 बजे तक तुम दोनों ही मेरे कैबिन में होने चाहिए, समझे तुम दोनों। और हाँ, किट्टू ने अब तक कितना कुछ सिखाया है तुम्हें वो सब भी पता होना चाहिए, नहीं तो आज दोनों की टांगे तोड़ दूंगा कैबिन में ही, समझा ना। किट्टू का नाम सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे वो पल एकदम से याद आ गया था कि जब वो किट्टू को बाइक पर उसके घर छोड़कर आ रहा था। और थोड़ी ही देर के बाद निहाल और शुभ भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और फिर निहाल भी अपने पापा की तरफ ही देख रहा था उम्मीद भरी नजरों से, लेकिन थोड़ा सा वो तेज से बोलता है कि माँ, हम लोग भी ऑफिस जा रहे हैं। संध्या भी किचन में से ही बोलती है कि हाँ हाँ चले जाओ, लंच भिजवा दूंगी तुम दोनों का भी, सारे भाई मिलकर अच्छे से लंच कर लेना और रुद्र को ज़्यादा परेशान मत करना तुम दोनों, समझे तुम। अगर गलती से भी रुद्र ने तुम दोनों भाइयों की शिकायत मुझसे आकर कर दी ना तो फिर देख लेना मेरा बेलन सीधा कमर पर ही आएगा तुम्हारे, समझे ना। बिल्कुल भी परेशान नहीं करना मेरे रुद्र को। शुभ बोलता है कि अरे नहीं माँ, भैया को परेशान नहीं करेंगे, और वैसे भी हम भैया को परेशान नहीं करते हैं, भैया हमें परेशान करते हैं। संध्या किचन में से ही एक गहरी सांस लेकर खुद से बोलती है कि इस जन्म में तो मैं इन दोनों भाइयों से जीत नहीं सकती हूँ कभी भी। तो वहीं शुभ ने भी अब संजय की तरफ देखा और फिर कहा कि आज आप ऑफिस नहीं चलेंगे क्या पापा? संजय बोलता है कि 12 बजे के आसपास आ जाऊंगा ऑफिस, जाओ अब तुम दोनों चुपचाप से। निहाल और शुभ दोनों ही वहां से चले गए और फिर बाहर आते ही निहाल ने भी शुभ के गाल पर एक चांटा मारा और बोला कि तू पागल है क्या? कल भी माँ घर आई है और फिर तू पापा को आज भी ऑफिस लेकर जाएगा क्या, बेवकूफ़ कहीं का। शुभ ने कहा कि मैंने तो बस पूछा था यार। तो निहाल बोलता है कि क्या क्या करूं मैं तेरा यार, चल चल चुपचाप से चल। इतना कहकर निहाल भी बाइक पर बैठ गया और फिर शुभ उसके पीछे आकर थोड़ी देर में ही वो दोनों ही भाई बाइक लेकर वहां से चले गए। तो वहीं संजय भी अब सीधा किचन में आया और उसने संध्या को पीछे से अपने गले लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि आज तो माँ पिताजी भी घर पर नहीं है और बच्चे भी चले गए हैं। तो संध्या ने भी संजय की बात पूरी होने से पहले ही हल्का सा बेलन संजय के बाजू पर मारा और फिर संजय ने भी अपनी पकड़ संध्या से एकदम से छोड़ दी। संध्या पलट कर बोलती है कि ऑफिस नहीं जाना है क्या आज आपको? तो संजय ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपनी बाजू को रफ करते हुए बोलता है कि यार इतना अच्छा मौका छोड़कर ऑफिस चला जाऊं क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी तुम ना नाराज क्यों हो इतना ज़्यादा सुबह सुबह मुझसे? कल रात को तो बिल्कुल ठीक थी। संध्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी खराब मत करो आप। संजय, एक तो मुझे ना इतने सालों तक खुद से दूर रखा है आपने, सोमनाथ और अशोक के बारे में मुझे आज तक बताया भी नहीं था, और फिर आप चाहते हो कि मैं इतने सालों की नाराज़गी कुछ ही मिनटों में भूल जाऊं और आपको फट से माफ़ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। ऑफिस नहीं जाना है तो चुपचाप से जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए और मेरे आसपास बिल्कुल भी मत भटकना, वरना सच कहती हूँ बेलन मारने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ। अब हटो यहाँ से, नहीं तो एक और बेलन मार दूंगी आपके। इतना कहकर संध्या भी किचन का काम समेटने लगती है। तो संजय फिर से अब संध्या के पास धीरे धीरे आया और फिर से प्यार से बोलता है कि यार तुम नाश्ता नहीं करोगी क्या? तो संध्या बोलती है कि जी नहीं। संजय भी बहुत ही प्यार से बोलता है कि संध्या, एक तो इतने सालों के बाद तुम घर पर आई हो, मेरे सामने हो तुम, और अब ऐसे नाराज़गी मुझसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। संध्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि अच्छा तो किसने कहा था बर्दाश्त करने के लिए आपसे? मत करो बर्दाश्त, क्यों कर रहे हैं आप बर्दाश्त? संजय ने भी संध्या की कमर पर अपने हाथ डालकर खुद से सटाया और फिर उसकी आंखों में देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अच्छा अब बताओ, अब बोलो क्या कह रही थी तुम, जरा फिर से बोलना। तो संध्या तो अब संजय की आंखों में देखकर एकदम से मोहित हो गई थी, एकदम से सकपका गई थी और फिर उसके गाल भी हल्के हल्के से लाल हो चुके थे शर्म की वजह से। वो भी अब संजय की बाहों से एकदम से झटपटाते हुए बोलती है
है कि छोड़ो संजय, मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। संजय बोलता है कि वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं कि क्यों नाराज़ हो तुम मुझसे इतना ज़्यादा? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुम्हें सच सुनना था ना तो फिर मैंने तुम्हें सच सुना दिया। गिल्टी में तो जी ही रहा था मैं इतने सालों से, और फिर अब तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ मैं। संध्या मान जाओ ना प्लीज़, प्लीज़ मत करो ना अपने संजय को इतना ज़्यादा परेशान, मत होना मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा। संध्या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए संजय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोलती है कि ऑफिस जाइए आप चुपचाप से, आज आपको ऑफिस जाना है। बच्चे क्या सोचेंगे आपके बारे में कि पापा आज ऑफिस भी नहीं आए। जैसे ही माँ घर पर आ गई तो संजय ने भी अपनी पकड़ और कसते हुए कहा कि बच्चे क्या दूध पीते हैं जो उन्हें कुछ भी नहीं पता है, बहुत समझदार हैं हमारे बच्चे। इतना कहकर संजय ने भी संध्या को अपनी गोद में उठा लिया और फिर संध्या भी हैरानी से संजय की तरफ देखकर फिर से बोलती है कि संजय ये सही टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मुझे नीचे उतारो अभी के अभी। संजय बोलता है कि सही गलत का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है संध्या, लेकिन आज इतना अच्छा मौका तो मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर संजय भी अब संध्या को सीधा किचन से बाहर लेकर सीढ़ियों से होता हुआ अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है। तो संध्या भी अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे घूर कर बोलती है कि संजय कुछ तो शर्म कीजिए ना आप, सुबह का वक्त है और मुझे ना प्लीज़ नीचे उतारिए अभी के अभी, मैं अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। संजय बोलता है कि अच्छा तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो, तुम अपनी नाराज़गी को ख़त्म कर दो, बिल्कुल भी मत करो, लेकिन मुझे तो मेरी संध्या बहुत ही सालों के बाद मिली है ना, तो फिर मैं तो अपनी संध्या से बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, बहुत ज़्यादा। इतना कहकर अब संजय भी संध्या को लेकर सीधा अपने बेडरूम में आ गया था और फिर उसने भी संध्या को जैसे ही बेड पर लेटाया अचानक ही उसकी कमर में एकदम से दर्द हुआ और फिर उसने भी अपना एक हाथ अपनी कमर पर लगा लिया। और ये देखकर तो संध्या को एकदम से हंसी आ गई थी और वो खिलखिला कर हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर तो संजय को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। संजय ने भी छोटी आंखें करके अब उसकी तरफ देखा और बोला कि शर्म नहीं आती है, मेरे बैक में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और तुम इतना ज़्यादा हंस रही हो। संध्या भी उठकर बैठ गई और फिर मुस्कुराकर बोलती है कि तो आपको किसने कहा था मुझे नीचे से उठाकर ऊपर लाने के लिए, किसने कहा था आपको मुझे उठाने के लिए? तो फिर अब तो बड़े ही हीरो बन रहे थे ना आप, तो अब क्या हो गया? तो संध्या फिर से हंसते हुए उठती है और फिर ड्रॉवर में से एक ट्यूब निकाल कर लाती है और फिर संजय की तरफ देखकर बोलती है कि अपनी कमीज उतारिए। तो संजय ने भी एक शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ संध्या की तरफ देखा और कहा कि अच्छा निकालने तो कमीज ही आया था मैं, लेकिन कमर में लचक आ गई है अब मेरे। तो संध्या ने भी थोड़ा सा हंसकर अपने हाथ संजय की कमीज के पहले बटन पर रख दिए और फिर उसे धीरे धीरे खोलते हुए बोलती है कि अच्छा तो बुढ़ापा आ गया है आपके अंदर मिस्टर प्रताप, अभी से बूढ़े हो गए हैं आप, अब थोड़ा सा उछल कूद कम ही किया करिए आप। इतना कहकर उसने भी संजय की कमीज एकदम से निकाल दी और फिर थोड़ी ही देर के बाद संजय पेट के बल आराम से लेटा हुआ था और संध्या उसकी कमर पर दवाई लगा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ नील, जो कि आज एक मीटिंग के सिलसिले में 5 स्टार होटल में गया हुआ था और वो कुछ बिजनेसमैन के साथ उसी होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर मीटिंग कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मीटिंग खत्म हो गई थी और फिर नील, जो कि अपने मैनेजर के साथ उस होटल से बाहर आ गया था। मैनेजर और नील दोनों ही अब बातें करते हुए सीधा पार्किंग एरिया में आ गए थे और दोनों ही किसी टॉपिक पर बहुत ही बिजी तरीके से डिस्कस कर रहे थे इसी कार के बाहर ही खड़े होकर। तो नील इस वक्त सच में बिजनेस टाइकून लग रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड और इंटेलिजेंट था। तो वहीं उस होटल के सड़क की दूसरी तरफ अवनी खड़ी हुई थी और नील को ही देखे जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अवनी तो नील को ऐसे देखकर एकदम से सुन्न पड़ गई थी और उसकी आंखों में भी हल्का हल्का सा पानी आ चुका था। वो तो बस बेसोच सी एकदम से चलती हुई सड़क पर इधर उधर देख रही थी और तभी एक गाड़ी उसके पास आकर एकदम से रुकती है। अवनी ने उस गाड़ी की तरफ देखा तो उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है और बोलता है कि ये लड़की अंधी है क्या? अगर मरना ही है ना तो फिर कहीं और जाकर मर, मेरी गाड़ी के नीचे आकर मरेगी क्या? चल हट हट सामने से, पागल कहीं की, ऐसे ही घूम रही है बेवकूफ़ की तरह। अवनी भी नील की तरफ देखकर इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि उसे सुध ही नहीं था और फिर वो भी गाड़ी के सामने से हट जाती है और अपने हाथ जोड़कर बोलती है कि माफ़ कर दीजिए भैया, ध्यान नहीं था मेरा। वो आदमी बोलता है कि अभी मर जाती कि नहीं, सारा का सारा ध्यान निकल जाता तेरा। इतना कहकर उस आदमी ने तो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो वहीं अवनी फिर से धीरे धीरे उस होटल के मेन गेट के पास आ जाती है। वो अभी भी नील की तरफ ही हैरानी से देखे जा रही
रही थी और तभी नील भी गाड़ी में बैठकर मैनेजर के साथ वहां से चला गया। तो अवनी अभी उसे जाता हुआ देख रही थी। अवनी ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसकी आंखों में आंसू एकदम से आ रहे थे। उसने भी अपने आंसुओं को अच्छे से साफ किया और फिर अपना फ़ोन निकालकर नील को कॉल किया। तो वहीं नील जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने जब अवनी का नंबर देखा तो उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और दिल में बहुत ज़्यादा सुकून। उसने भी फ़ोन रिसीव करके कहा कि हाँ टीचर जी, आपने मुझे इस वक्त फ़ोन किया है क्या? तो अवनी बोलती है कि कहाँ हो तुम? तो नील बोलता है कि जी मैं तो फैक्ट्री में ही हूँ और काम कर रहा हूँ। ये सुनते ही अवनी जोर से गुस्से से चिल्लाती है कि झूठ मत बोलो, तुम अभी अभी आम्रपाली होटल में गाड़ी पर बैठकर यहाँ से निकल रहे हो, समझे तुम? ये सुनते ही नील एकदम से शॉक्ड हो गया था और फिर उसने भी हल्का सा पीछे पलट कर देखा तो अवनी उसी होटल के मेन गेट के पास में ही खड़ी हुई थी और फिर नील को दूर से अवनी भी दिखाई दे रही थी। नील की तो हवाइयाँ एकदम से उड़ चुकी थी, उसकी तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। नील के हाथ पैर लगभग ठंडे पड़ चुके थे। इतने में ही अवनी सुबकते हुए बोलती है कि बताओ बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है और कौन हो तुम? नील ने भी अपने आप को संभाला और फिर बोलता है कि टीचर जी आप गलत समझ रही हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं तो अभी भी फैक्ट्री में ही हूँ, आप चाहें तो यहाँ आकर देख सकती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आइए फैक्ट्री आकर खुद ही देख लीजिए, मैं यही फैक्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। अवनी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि झूठ मत बोलो तुम, झूठ बिल्कुल भी नहीं सुनना है मुझे। मैं तुम्हें मौका देती हूँ सच बताने का, बता दो मुझे तुम अभी के अभी सच, तुम असली में कौन हो? तुम इतने अमीर हो तो फिर मेरे आगे पीछे क्यों घूमते हो तुम? मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझसे पढ़ना क्यों चाहते हो तुम? देखो तुम सबसे पहले अपना सही सही नाम बताओ मुझे, बताओ मुझे तुम्हारा क्या नाम है, जल्दी से बताओ। नील को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। वो इस वक्त अवनी से मिलना चाहता था और उसे सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वो जिस सिचुएशन में इस वक्त फंसा था अवनी से वो मिल भी नहीं सकता था। उसने भी एक गहरी सांस ली और फिर बोलता है कि मैं सच कह रहा हूँ टीचर जी, आपको यकीन नहीं आता है तो ठीक है, आप यहाँ पर आइए, फैक्ट्री में आकर खुद ही देख लीजिए। अवनी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि ठीक है, फैक्ट्री में आकर खुद ही देखती हूँ अभी मैं। इतना कहकर उसने भी फ़ोन को कट कर दिया और फिर फ़ोन कट होते ही नील ने भी ड्राइवर से कहा कि अबे गाड़ी जल्दी से भगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे फैक्ट्री पर छोड़, समझा? तो वहीं दूसरी तरफ अवनी ने भी एक ऑटो लिया और फिर वो भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए ऑटो में बैठ जाती है और फिर वो ऑटो ड्राइवर की तरफ देखकर बोलती है कि प्रताप फैक्ट्री की तरफ लेकर चलिए गाड़ी। तो थोड़ी ही देर में वो ऑटो भी हवा से बातें करने लगा था। तो वहीं अवनी अभी मन ही मन खुद से बोलती है कि वो चाहे कुछ भी हो, मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तो क्या उसके लिए आंसू बहा रही है अवनी? और अगले ही पल उसने खुद की जवाब दिया, क्यों क्यों ना बहाऊं मैं आंसू, क्यों ना बहाऊं? इतना अमीर लड़का होने के बाद भी मेरे पास क्यों आया वो? भला मैं उसे क्या ही दे सकती थी, क्यों आया वो मेरे पास? अवनी के दिल ने फिर से उससे कहा कि हो सकता है उसे तुझसे प्यार हो गया हो और वो तुझे पसंद करने लगा हो। और ये सुनते ही अवनी के दिल में एकदम से अजीब सी धक होती है। नील को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि कहीं अगर वो लेट हो गया तो अवनी को सब कुछ सच सच पता चल जाएगा और अगर इस वक्त अवनी को सब कुछ सच पता चल गया तो शायद उसकी सेटिंग होने से पहले ही उसका ब्रेकअप हो जाएगा और अवनी कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी। नील को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही एक ऑटो उसकी गाड़ी के पास आकर रुकता है। तो नील ने भी सामने देखा तो रेड लाइट खड़ी हुई थी और बराबर में अवनी का ऑटो, जिसमें अवनी बार बार अपने आंसुओं को साफ कर रही थी, आराम से बैठी हुई थी। नील को कुछ देर तक तो अवनी ही को देखता रहता है और फिर अवनी ने भी हल्का सा चेहरा घुमाकर नील की गाड़ी की तरफ देखा तो नील भी जल्दी से नीचे झुक जाता है। अवनी इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि उसने गाड़ी को पहचाना भी नहीं कि वो वही गाड़ी है जिसमें नील अभी बैठकर वहां से निकला था। वहीं नील ने भी झुके झुके ही अपना फ़ोन लिया और फिर एक ग्रुप पर कॉल किया और वो ग्रुप कोई और नहीं था, चारों ही शैतान भाइयों का था। तीनों ने ही फ़ोन रिसीव कर लिया और फिर रुद्राक्ष बोलता है कि क्या हुआ है, ग्रुप पर कॉल क्यों किया है तुमने, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो नील ने धीरे से कहा कि प्रॉब्लम नहीं, महा प्रॉब्लम है यार, महा प्रॉब्लम में फंस गया हूँ मैं। अवनी ने मुझे होटल से निकलते हुए देख लिया था, आज मैं मीटिंग के लिए आया था ना वहीं पर। तुम तीनों ही भाई प्लीज़ कुछ करो यार मेरा। तभी शुभ बोलता है कि मैं क्या करूँ? नील काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि कुत्ते, अकेले तुझे करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं, तुम तीनों कुछ ना कुछ करो प्लीज़। मुझे फैक्ट्री आने में करीब 40 से 45 मिनट लग जाएंगे और अगर ये ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ ना तो शायद 1 घंटा भी लग जाएगा और फिर मुझसे पहले अगर अवनी गलती से भी फैक्ट्री पहुँच गई ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी और उसे सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। रुद्र
बोलता है कि रिलैक्स, पहले तो प्लीज रिलैक्स हो जा। अगर अवनी को सब कुछ सच पता भी चल गया ना तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, एक ना एक दिन तो उसे सच पता चलना ही है ना, तो फिर आज ही पता चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नील ने भी दांत पीसते हुए कहा कि तूने किसी से प्यार किया है क्या रुद्र? रुद्र ने कहा कि नहीं। तो नील बोलता है कि तो फिर तुझे क्या पता कि कितनी घबराहट होती है, समझा तू? तू समझ नहीं रहा है मेरे भाई, अवनी बहुत ही ज्यादा खुददारी लड़की है। अगर उसे गलती से भी पता चल गया ना कि मैं प्रताप इंडस्ट्री का बड़ा बेटा होकर उसे बेवकूफ बना रहा था तो फिर वो मुझे भिगो भिगो कर जूते मारेगी और वे मेरी शक्ल भी कभी नहीं देखेगी। तू नहीं समझेगा रुद्र, जब तुझे प्यार हो जाएगा ना तब तुझे समझ में आएगा कि कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। और फिर उसने भी शुभ और निहाल से कहा कि देखो, तुम दोनों चाहते हो ना कि मेरी शादी हो जाए और तुम्हें एक अच्छी सी भाभी मिल जाए जो तुम दोनों को बहुत ही प्यार से ट्रीट करे, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करे, जिसके साथ तुम होली खेल सको, जिसके साथ तुम ढेर सारी मस्ती कर सको, जिसके हाथों का खाना खाकर तुम थोड़े से और मोटे हो जाओ। तो दोनों ही भाई एक साथ बहुत ही मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल यही तो चाहते हैं हम। तो नील ने भी बहुत ही घबराते हुए कहा कि तो फिर कुछ करो यार प्लीज, अवनी को पहले पहुंचने से रोको वहां पर। निहाल बोलता है कि अवनी क्या जहाज में बैठकर आ रही है क्या जो आपसे पहले पहुंच जाएगी? तो नील ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि ओ बेवकूफ इंसान, नहीं वो ऑटो में बैठी है। और शुभ बोलता है कि तो फिर ऑटो तो कार से धीमे ही चलता है ना भाई। तो नील को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से से बोलता है कि देखो, पहले ही मेरा दिल ना जोरों से धड़क रहा है और मेरी ना बहुत ही ज्यादा बैंड मत बजाओ, अब कुछ भी करके बस अवनी को सड़क पर ही रोके रहना, समझे तुम लोग? तो बोलता है कि ठीक है लेकिन उसके लिए पैसे लेंगे। तो नील बोलता है कि साले अपने भाई से पैसे लेगा, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तो शुभ ने कहा कि ना आप लोग हमें ना सैलरी देते ही नहीं हो तो फिर, और ना ही पॉकेट मनी देते हो तो फिर हम पैसे कैसे कमाएंगे, हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे, हमारे भी तो खर्चे होते हैं ना। तो नील भी दांत पीसते हुए बोलता है कि साले अबे, तुझे जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हैं ऑफिस ज्वाइन किए हो और तुझे सैलरी भी चाहिए होगी अभी से ही, चल चल दे दूंगा तुझे 5 रुपए, अपनी भाभी को रोक कर रखना, समझा तू? शुभ बोलता है कि अरे आपने 5 रुपए ना आप अपनी जेब में ही रखो, मुझे नहीं चाहिए आपके 5 रुपए। नील बोलता है कि तो फिर कितने पैसे चाहिए तुझे, मुझसे बता मुझे। तो निहाल ने कहा कि कम से कम 10,000 रुपए तो दे ही सकते हो ना। तो शुभ बोलता है कि 10,000 में क्या होगा यार, 1 लाख चाहिए, 1 लाख। तो नील ने भी हैरानी से कहा कि अबे 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होती हैं तुझे पता भी है? 1 लाख रुपया चाहिए तुझे, पागल कहीं का, शकल देखी है तूने? 1 लाख रुपए नहीं है मेरे पास और चुपचाप से जाकर अपनी भाभी को बाहर ही रोको वरना मुंह फोड़ दूंगा, बदले में ही तुम्हें बख्शीश भी दे दूंगा। शुभ बोलता है कि अच्छा, अपनी बख्शीश ना आप अपनी जेब में ही रख लो, हमें नहीं चाहिए आपकी ये बख्शीश, सीधा सीधा 50,000 पर डील करते हैं ना, तुम्हारी ना हमारी। अब बस जल्दी से बताओ पक्की या फिर नहीं? तो निहाल बोलता है कि मान जाओ ना भाई प्लीज, ज़्यादा पैसे थोड़ी ना मांग रहे हैं हम आपसे। तो नील ने भी कहा कि पैसे में तुम्हें 50 लाख भी दे दूंगा, लेकिन मुझे पता तो चले कि तुम लोग पैसा को करते क्या हो, तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है। और तभी शुभ बोलता है कि यार ट्रक्स खरीदता हूँ यार मैं, बस आप पैसे दोगे कि नहीं, बस सीधा सीधा बताओ। तो नील ने भी दांत पीसते हुए कहा कि तुम लोग मेरी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो ना तो फिर। तभी रुद्र बोलता है कि मैं दे दूंगा पैसे, जाओ जाकर अब अवनी को रोको तुम दोनों, समझे तुम? तो नील को अब जाकर सांस आ गई थी और फिर उसने भी बहुत ही प्यार से कहा कि आई लव यू भाइयों, और फिर फोन को कट कर दिया। नील भी थोड़ा सा ऊपर होकर आराम से बैठ गया क्योंकि अवनी का ऑटो वहां से जा चुका था। नील बोलता है कि बस मेरे भाई, बस कुछ भी करके अवनी को रोक लेना, वरना आज तो सच में पूरा का पूरा भांडा फूट जाएगा अवनी के सामने। इधर दूसरी तरफ अवनी भी चुपचाप से ऑटो में बैठी हुई थी और कहीं ना कहीं नील ने उसके दिल में घर तो बना ही लिया था, इसीलिए नील को ऐसे देखकर उसका दिल एकदम से टूट गया था और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि तभी उसके ऑटो के सामने एक बाइक आ जाती है और ऑटो ने झटके से एकदम से ब्रेक मार दी। अवनी एकदम से आगे हो जाती है और फिर बोलती है कि भैया आप ऑटो कैसे चला रहे हो, अभी एक्सीडेंट हो जाता ना हमारा। ऑटो वालों ने भी पीछे देखकर कहा कि मैडम वो सामने बाइक आ गई ना, इसीलिए एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी। अवनी ने भी हल्का सा ऑटो में से ही झांक कर देखा तो उसके ऑटो के सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई थी और फिर बाइक पर 2 लड़के बैठे हुए थे और दोनों ने ही सिर पर अपने हेलमेट लगाया हुआ था। आखिरकार दोनों को ही अपना चेहरा
छुपाना पड़ रहा था, नहीं तो अवनी पहचान न लेती उन दोनों नालायकों को, वो अपने नालायक देवरों को पहचान लेती तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा आफत आती। ऑटो वाले भी अब ऑटो से एकदम से उतर के और शुभ और निहाल के पास जाकर बोलता है कि अरे भैया, थोड़ा देख कर चलाओ ना, अभी एक्सीडेंट हो जाता ना, आपका भी पैर हाथ टूटता और हमारा भी। निहाल ने भी अपना हेलमेट नहीं उतारा, वो बिना हेलमेट उतारे ही अंदर से बोलता है कि अरे भाई, देख कर ही तो चल रहे थे हम, पता नहीं ये गवर्नमेंट ने भी कैसी रोड बना कर रखी है, एकदम से फिसल गए। और ऑटो वाला बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप अपनी ये बाइक हटा लीजिए सामने से, मैडम को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, उन्हें किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है। ये सुनते ही शुभ ने भी अब अपनी बाइक पकड़ी हुई थी, वो एकदम से छोड़ती और फिर बाइक वहीं धड़ाम से ज़मीन पर ही गिर पड़ती है। ये सब अवनी ऑटो से बाहर खड़ी होकर देख रही थी, उसे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था उन दोनों को देखकर। वो भी 2 कदम आगे आती है और फिर शुभ की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या, पागल हो क्या तुम, बिल्कुल तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमने इतनी अच्छी बाइक ऐसे ही छोड़ दी रोड पर, देखो कितनी ज़्यादा टूट गई है ये बाइक। शुभ हैरानी से अवनी की तरफ देख रहा था और फिर वो धीरे से बोलता है कि मैंने छोड़ी नहीं है, वो गलती से छूट गई मेरे हाथ से। अवनी बोलती है कि तुम दोनों से बात करना ही बेकार है, अपनी ये बाइक उठाओ जल्दी से और साइड में रखो अपनी इस बाइक को, आपकी ये बाइक उठाकर साइड में लगाओगे, मुझे ना जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जा रही हूँ मैं। तो निहाल कुछ बोलता उससे पहले ही ऑटो ड्राइवर ने भी कहा कि साहब प्लीज़ हटा लीजिए ना बाइक को, मैम को लेट हो रहा है, मैम को बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर वो जाना चाहती हैं। निहाल ने भी शुभ की तरफ देखा तो फिर शुभ भी बाइक को उठाने की एक्टिंग करते हुए बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा भारी है यार, उठ ही नहीं रही है ये बाइक। और तभी निहाल भी उसके साथ जाकर बाइक को उठाने लगता है, लेकिन दोनों ही बस एक्टिंग कर रहे थे बाइक को उठाने की, लेकिन वो दोनों ही बाइक उठा नहीं रहे थे। निहाल ने भी धीरे से कहा कि भाई कब तक पहुंचेंगे, तो शुभ भी धीरे से बोलता है कि मुझे क्या पता यार, उन्होंने तो हमें बस ये कहा था कि 15 से 20 मिनट तक अवनी को रोके रखना है हमें रोड पर ही, तो फिर बस वही काम करना है हमें, तब तक वो फैक्ट्री पहुंच ही जाएंगे। दोनों ही बाइक को उठाने की ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे सच में उनसे वो बाइक उठ ही नहीं रही है। और तभी अवनी भी थोड़ा सा आगे आती है और फिर उनकी मदद करने के लिए उसने भी बाइक पर अपने दोनों ही हाथों को लगा दिया और बाइक को उठाने लगती है। तो शुभ और निहाल दोनों ने ही अवनी की तरफ देखा और फिर उसी वक्त उनके दिल में अवनी के लिए इज्जत एकदम से बढ़ गई थी। उसे भी अवनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अवनी बोलती है कि थोड़ा जोर लगा, उठ जाएगी ये बाइक। और तभी अवनी ने भी ऑटो ड्राइवर की तरफ देखा और कहा कि अरे भैया, आप भी ना थोड़ा सा हाथ लगवा दीजिए, ऐसे दूर खड़े होकर क्या देख रहे हैं, हमें बाइक को उठाना है। ऑटो ड्राइवर भी जल्दी से आया और फिर बाइक को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब शुभ और निहाल दोनों ही बाइक को जमीन पर ही दबा रहे थे, ताकि ना तो वो ऑटो ड्राइवर उठा पाए और ना ही अवनी गाड़ी को उठा पाए। खैर अवनी के तो बस में ही नहीं था इतनी भारी बाइक को उठाना, वो तो बस कोशिश ही कर सकती थी। 5-7 मिनट ऐसे ही एक्टिंग करने के बाद निहाल ने भी अपने हेलमेट से ही शुभ की तरफ देखा और फिर शुभ के हेलमेट में एकदम से टक्कर मार दी। शुभ ने भी निहाल की तरफ देखा और फिर अपने हेलमेट का शीशा ऊपर करके यू यू किया, और यू यू का मतलब अपनी ही आंखों को ऊपर करके पूछा कि क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे हेलमेट से टक्कर क्यों मार रहा है। तो निहाल ने भी अपना हेलमेट का शीशा थोड़ा सा ऊपर किया और फिर आंख मार दी। दोनों ही भाइयों ने फिर से उस बाइक को उठाकर सीधा खड़ा किया और फिर उसे खींचकर सड़क के किनारे लेकर आ जाते हैं। तो अवनी ने भी अपने हाथों को अच्छे से झाड़ा और फिर पहुंचकर ऑटो वालों की तरफ देखकर बोलती है कि अरे चलिए भैया, आप जल्दी से चलिए, बहुत देर हो गई है, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। देखते ही देखते अवनी भी अब ऑटो में आकर बैठकर वहां से चली गई थी। उसके जाते ही निहाल और शुभ दोनों ने ही अपना अपना हेलमेट उतारा और फिर एक गहरी सांस लेकर एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि यार 7-8 मिनट तो लेट करवा ही दिया है भाभी को, इतने में ही भैया पहुंच गए होंगे फैक्ट्री। इधर दूसरी तरफ नील की गाड़ी भी आकर फैक्ट्री के बाहर ही खड़ी हुई थी और नील भी जल्दी से गाड़ी से उतरा और सीधा फैक्ट्री से बाहर आ गया। उसने भी अपना कोट पहले ही गाड़ी में छोड़ दिया था। वो फैक्ट्री के अंदर जाकर इधर उधर देखने लगता है तो उसे वॉचमैन दिख गया था। वो जल्दी से वॉचमैन के पास आया और बोला कि काका मेरी बात सुनो बहुत अच्छे से। वॉचमैन जो कि शायद 50 से 60 साल का होगा, उसने भी नील की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि जी सर, कहिए ना क्या बात करनी है आपको। तो नील भी अपने माथे पर अपनी हथेली मार कर बोलता है कि यार
सर, ये सर सर मुझे मत कहा करो आप प्लीज़, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप ये सर पापा तक ही सीमित रखा करो, मुझे आप बिल्कुल भी सर नहीं बोलोगे। जल्दी से मुझे एक ख़राब सी पैंट और वाइट कलर की शर्ट लाकर दो अभी के अभी। वॉचमैन तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से नील की तरफ देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था आखिर नील सच में अपने होश में है या फिर नहीं। फिर उसने भी अपने हाथ जोड़कर कहा कि वो उस दिन लड़की आई थी ना टीचर जी, वो आपकी होने वाली बहू है। अब तो आप समझ गए ना है, तो फिर आप जाओ जल्दी से लाकर दे दो मुझे शर्ट और पैंट। वॉचमैन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उम्र के जिस पड़ाव पर वो था वो भी नील की आधी अधूरी बात को सुनकर एकदम से समझ गया था। वो भी जल्दी से अपने छोटे से चैम्बर के अंदर गया और फिर वहाँ से कुछ कपड़े लेकर आ जाता है। नील ने भी जल्दी से उन कपड़ों को जल्दी जल्दी देखा तो एक शर्ट निकाल कर बोलता है कि हाँ ये मुझे आ जाएगी, इसी को ही पहन लेता हूँ। फिर उसने भी उसमें से 1 2 4 पैंट देखी और फिर निकाल कर एक पैंट को देखकर कहा कि हाँ ये भी बहुत अच्छे से आ जाएगी मुझे, ये दोनों ही मेरे सेट हो जाएंगे। इतना कहकर उसने भी जल्दी से वो कपड़े लिए और फिर वॉचमैन के चैम्बर के अंदर घुस गया और थोड़ी ही देर के बाद तैयार होकर बाहर आ जाता है। उसने भी अपनी बाजुओं को फोल्ड कर लिया था और फिर आसपास देखा तो एक बड़ी सी मशीन वहां पर खड़ी हुई थी। नील ने भी उस मशीन पर अपना हाथ लगाया और फिर उसके हाथ पर थोड़ी सी एकदम से काली सी स्याही लग जाती है। नील ने भी उसे हल्का सा माथे पर लगाया और फिर गाल पर लगाया और अपने हाथ पैर हर जगह थोड़ा थोड़ा करके लगा लेता है। फिर वो बोलता है कि काका लग रहा हूँ ना मैं बिल्कुल मजदूर जैसा, कोई स्मार्टनेस तो मेरे चेहरे पर नहीं दिख रही है ना। काका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर नील बोलता है कि अभी थोड़ी देर के बाद टीचर जी आएंगी और फिर आपको उसे बस थोड़ी देर तक तो परेशान करना है। और इतना कहकर उसने भी वॉचमैन को कुछ बातें बता दी और फिर वॉचमैन ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी मुंडी हिला दी। तभी अवनी का ऑटो भी उस फैक्ट्री के बाहर आकर रुकता है। नील ने भी जल्दी से फैक्ट्री के बड़े से लोहे के गेट के पीछे जाकर छुप गया और फिर वॉचमैन जाकर अब मेन गेट के पास खड़ा हो जाता है। अवनी भी ऑटो से उतरी और फिर उसने भी ऑटो वालों के पैसे दिए और तेज कदमों के साथ चलते हुए फैक्ट्री की तरफ भागने लगती है। तो जैसे जैसे वो फैक्ट्री की तरफ बढ़ रही थी उसका गुस्सा एकदम से बढ़ता जा रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ा रही थी कि अगर आज मुझे सच में वाइट शर्ट यहाँ पर मिल गया ना तो फिर ठीक है, वरना उसकी खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं, उसकी टांगे तोड़ दूंगी मैं। वो समझता क्या है अपने आप को, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैंने उस लड़के को ही देखा था, वो लड़का ही था वहाँ पर। हो ना हो वो लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है और अगर बहुत ज़्यादा अमीर है तो ये मेरे साथ ये ऐसे क्यों कर रहा है, कहीं वो मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहता है ना। नहीं नहीं, उसकी आंखें देख कर तो ऐसा कभी भी नहीं लगता है मुझे कि वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहता होगा। वो ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। उसे क्या लड़कियों की कमी होगी जो वो मेरा फ़ायदा उठाएगा, ना ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी बस खुद में ही बड़बड़ाते हुए टेंशन से भरी हुई आखिरकार वो फैक्ट्री के बाहर आ गई। फैक्ट्री के बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ था। अवनी धीरे से बोलती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है अभी के अभी, मुझे अंदर जाना है। नील भी वहां पर फैक्ट्री के गेट के पीछे खड़ा हुआ ये सारी चीजें देख रहा था। उसने भी अब अपना गेटअप अच्छे से चेंज कर लिया था। वॉचमैन ने भी पूछा कि मैडम किससे मिलना है आपको, कोई नाम होगा या कुछ पता होगा उस लड़के का। अवनी धीरे से बोलती है कि वो है ना 6 फुट का लड़का, उससे मिलना है मुझे, जो ज्यादातर वाइट कपड़े ही पहनता है और हाँ यहाँ पर ही काम करता है। अवनी भी नील का नाम नहीं लेना चाहती थी बिल्कुल भी। वॉचमैन बोलता है कि लेकिन 6 फुट का तो यहाँ पर बहुत सारे आदमी काम करते हैं, ऐसे कैसे बता दूं मैं मैडम आपको, प्लीज आप नाम तो बताइए। अवनी बोलती है कि आदमी नहीं है वो लड़का है, लड़का मुश्किल से 25-26 साल का ही होगा, दिखने में भी बहुत ज्यादा हैंडसम है और उसके बाल बहुत ही ज्यादा ब्राउन कलर के हैं। उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी भी है और गोरा दूध जैसा रंग है, मतलब बहुत ही ज्यादा गोरा नहीं है लेकिन हाँ बहुत ज्यादा गोरा भी है। उसकी काली काली आंखें हैं और आंखें थोड़ी सी मीडियम ही है, ना ज्यादा बड़ी है और ना ही ज्यादा छोटी है। वॉचमैन भी थोड़ा हैरानी से अवनी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिरकार नील ने भी वॉचमैन को सब कुछ सच सच जो बता दिया था। तो उसने भी पहले बताया था कि वॉचमैन ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि अरे बिटिया, लेकिन फिर भी नाम तो बताओ ना तुम उसका, बिना नाम के कैसे उस लड़के को ढूंढूंगा मैं, ना ही तुम ढूंढ पाओगी इतनी बड़ी फैक्ट्री में। अवनी बोलती है कि अरे उसका नाम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं लेती हूँ उसका नाम बिल्कुल भी, कोई ऐसा नाम रखता है क्या। वॉचमैन ने भी अब हल्का सा मुस्कुराकर कहा कि अरे आप जैसा भी नाम है मैडम, लेना तो पड़ेगा ही ना, अब नाम तो है तो फिर नाम के बिना कैसे बुलाओगी आप उसे। अवनी बोलती है कि अरे आप जाकर फैक्ट्री में ये कहिएगा कि अवनी टीचर जी आई हैं और उनका जो भी स्टूडेंट यहाँ पर है वो जल्दी से बाहर आ जाए।
वॉचमैन बोलता है कि बिटिया यह तो कोई भी बात नहीं होती है ना कि हमारे सारे मजदूरों को जाकर हम ये सारी बातें बोल दें कि अवनी टीचर जी आई हैं। आप पहले मुझे उसका नाम बता दीजिए, तभी मैं उसको बुला कर लाऊंगा। अवनी ने भी अब अपने माथे को हल्का सा संभाला और फिर धीरे से बोलती है कि उसका नाम बा से शुरू होता है और माँ पे ख़त्म होता है। तो नील, जो कि अभी वही वॉचमैन के पीछे बड़ी से गेट के पीछे खड़ा हुआ था, उसे तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हंसता नहीं है। फिर वो मन ही मन बोलता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेना तो पड़ेगा ही ना अवनी, बोलना तो पड़ेगा ही ना तुम्हें। आज ही बोल दो, मेरे कान भी ना बहुत ज़्यादा तरस रहे तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुनने के लिए। तो वहीं वॉचमैन ने कहा कि अरे मैडम, इतना क्यों हिचकिचा रही हो आप? आपकी कौन सी उससे शादी होने वाली है? बता दीजिए ना कि आखिर क्या नाम है उसका। अवनी ने भी अपना सलाइवा गटकते हुए धीरे से कहा कि बालम। और ये सुनकर तो नील ने भी अब अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली और एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ खुद से बोलता है कि अच्छा, तो फाइनली टीचर जी ने मेरा नाम ले ही लिया है। तो वहीं वॉचमैन बोलता है कि अच्छा बिटिया, तुम यहीं पर खड़ी रहो, मैं देख कर आता हूँ अभी। इतना कहकर वॉचमैन भी अब थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया और फिर उसने भी हल्का सा पलट कर देखा तो नील उस वॉचमैन की बलाइयाँ ले रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या करेगी अवनी नील की सच्चाई जानकर? क्या नील सच में बता पाएगा कभी अवनी को कि आखिरकार उसकी असली पहचान क्या है और क्या होने वाला है इस कहानी में आगे? ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।